जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ ओल्ड फार्मूला में सभी सूत्र का डिस्कस करेंगे और सभी सूत्र के बारे में बताएंगे जो कि क्लास 10th और 9th के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से 15 से 20 नंबर फार्मूले से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो देखने के बाद 15 से 20 नंबर तो ऐसा ही आ जाएगा। टोटल फार्मूला का डिस्कस है इसमें। ठीक है ना। टोटल फार्मूला देखिए दोस्तों, हम लिख दिए हैं, इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करके समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। यदि दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पूछा जाएगा वो भी पहले बताएंगे। ठीक है। तो जितना लिखें पहले दोस्तों इतना पूरा आप उतार ले चल जाइए। ठीक है ना। और जितना लिखें दोस्तों उतना आप उतार ले चल जाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं, क्योंकि एग्जाम में जितना चीज़ पूछा जाता है उसी सब के बारे में बताए हैं। ठीक है। तो ये सबको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको समझाते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या होता है क्या, तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। एग्जाम में देखिए आपसे कैसे पूछेगा, पूछ लेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब सेकेंड देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है दोस्तों, 0 होती है। ठीक है। अब 3 नंबर में देखिए क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक किसे कहा जाता है, तो यहाँ देखिए 0 से लेकर अनंत तक है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्णांक कहा जाता है। ये प्लस वाला है ना, 1 से लेकर अनंत तक, इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। और -1 से -इन्फिनाइट तक जो है ना लिखा हुआ दोस्तों, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, केवल पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केवल पूर्णांक। इसलिए कभी भी आंसर अगर जो 0 आएगा ना तो उसके आगे आप नहीं माइनस लगा के लिखिएगा, नहीं प्लस लगा के लिखिएगा, यानी 0 को हमेशा क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 4 नंबर में क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 1 से बड़ी हुए सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई और संख्या से कटे, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो पहले देखिए दोस्तों प्राकृत संख्या लिखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसा ही डॉट 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 है। ठीक है ना। तो इसको भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो 1 से बड़ी, तो 1 तो होगा नहीं, 1 से बड़ी हुए सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई और संख्या से कटे, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा और 6 होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 स्वयं से कट रहा और 1 से कट रहा है, किसी और से कटना चाहिए। 4 क्यों होगा भाज्य संख्या, क्योंकि 4 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, तो 4 हो जाएगा दोस्तों भाज्य संख्या। 5 तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 9 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 9 देखिए स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है भी। 9 देखिए दोस्तों स्वयं से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए 9 भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो 1 से बड़ी हुई सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई और संख्या से कटे, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों, 4 होती है। तो आपसे पूछ लेगा ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, तो कितना ऑप्शन मारेंगे, 4। ठीक है दोस्तों। अब भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो ये सब की चीज़ जो लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे अभी लिखे हैं संयुक्त संख्या, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। अभी पेज पर लटते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बोल ले जाते हैं सुन ले जाइए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है नेक्स्ट 5 नंबर में, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, 1 से बड़ी हुई सभी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई और संख्या से ना कटे, कोई और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है। तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 2 हो गया, तो 2 भी हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा कोई और से ना कटना चाहिए। जितना भी संख्या लिखें दोस्तों देखिए 1 से कट रहा और स्वयं से कट रहा और किसी और से नहीं कट रहा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाज्य संख्या सबसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा 4 को, कहेगा निम्नलिखित में से, जैसे देखिए दे दिए 29 हो गया, 26 हो गया, ठीक है ना, 27 हो गया, ठीक है ना, 54 होगा। अब कह देगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन
आभास संख्या है। तो आभास संख्या किससे कहते हैं पहले उसके बारे में आपको पता रहेगा तब ना। एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 जो है स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है और कोई संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों आभास संख्या है। देखिए दोस्तों बेसिक प्रोसेस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहन है, प्यार से आपको कुलचंद बोला जाता है या और कोई भी नाम बोला जाता है। उसी प्रकार आभास संख्या भी जो है ना, इसका भी 3 गो नाम है। इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है, यौगिक या रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या जो है ना दोस्तों अभाज्य संख्या के कहा जाता है, ठीक है ना। तो रूट संख्या के बारे में कितना बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है ना। ये सब तो जल्दी नहीं पूछा जाता है यौगिक संख्या के बारे में 10th में, लेकिन रूट संख्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा ना कि सबसे छोटी रूट संख्या होती है, ठीक है ना। तो आपको पता नहीं होगा किसको बोला जाता है, अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोला जाता है। और सबसे छोटी रूट संख्या कितना होता है दोस्तों 2 होती है। और देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सम आभाज्य संख्या होती है तो कितना होती है दोस्तों 2 होती है। देखिए दोस्तों हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शॉर्ट में निपटते हैं, क्योंकि सब चीज़ हम लिख दिए हैं, इतना आप देखते हुए समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर में क्या लिखे हैं दोस्तों, सह संख्या को प्राइम नंबर। तो सह संख्या किसे कहते हैं, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो 1 हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों सह संख्या कहा जाता है। यानी कोई भी 2 संख्या रहना चाहिए लेकिन उसका HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 3 इसका HCF क्या है 1 है, 5 और 6 इसका HCF क्या है 1 है, 7 और 6 क्या है इसका HCF 1 है। आप फीलिंग समझ गए होंगे, आगे और कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या, तो जुड़वा नाम से ही जोड़ा, नाम से क्या सीख मिला जुड़वा आभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा मतलब होता है जोड़ा, आभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर न 2 हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों जुड़वा आभाज्य संख्या कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहा जाता है। ये देखिए दोनों अभाज्य संख्या इसमें, लेकिन अंतर कितना का है 2 का, देखिए सभी में जितना भी लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या सब फिक्स है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इस सब टोटल इससे पूछता है ये एग्जाम में, इसलिए एक भी क्वेश्चन का इसलिए एक भी संख्या के बारे में इग्नोर ना कीजिएगा। जितना बता रहे हैं सब क्या है एग्जाम से रिलेटिव है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो। जैसे कहने का मतलब ना पूर्ण वर्गमूल के मतलब जैसे हुआ ना रूट से पूरा निकल जाना, जैसे रूट 4 है तो ये क्या है एक परिमेय संख्या, क्यों है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2, आए समझ में ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों परिमेय संख्या कहा जाता है। और देखिए कैसे आपसे पूछ लेगा, जैसे इसे दे दिया 3.4 कुछ भी लिख दिया, इसे पूछेगा ये परिमेय संख्या है। तो देखिए दशमलव के बाद यदि संख्या फिक्स रहेगा ना तो वो परिमेय संख्या होगा, और फिक्स नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो सब चीज़ हम नोट्स में लिख दिए हैं, चलिए समझेले चल जाते हैं दोस्तों। अब देखिए अपरिमेय क्या बोलते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में ना हो, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √7, √13। अब देखिए दोस्तों आगे पलटते हैं। अब देखिए दोस्तों क्लास 10th के एग्जाम के लिए ये क्या है क्रीम चॉप है। इससे क्या है दोस्तों 4 से 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, इससे पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, एक भी चीज़ नहीं आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस सभी का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम समझाते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों पहला नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सेकेंड क्या है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 3 नंबर में है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 नंबर में क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 5 नंबर में है 2 लगातार संख्याओं का HCF। 5 नंबर में है दोस्तों 2 लगातार संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है। अब इसको रटना नहीं, 2 को लगातार संख्या कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 2, 3, लेकिन लगातार लेना, तो इसमें कोई चीज़ को मन नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो बस इसको समझना है, रटना नहीं है। तो 2 लगातार संख्या का HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा 1 होगा, यानी 2 को लगातार विषम संख्या लेना है। विषम संख्या मतलब जानते हैं फुटकर, जैसे हो गया 3 हो गया 5 हो गया, कंटिन्यू लेना, वो भी विषम संख्या, सम नहीं कर रहा था,
दो लगातार विषम संख्या, जैसे हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो लगातार विषम संख्या 2 को लेना है, उसका एचसीएफ क्या होता है दोस्तों 1 होता है। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में 2 लगातार आभास संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होती है, तो 2 कहिए 2 से अधिक है, आभास संख्या का जब भी एचसीएफ पूछेगा तो क्या मारेंगे आंसर 1। देखिए 8 नंबर क्या है 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का एचसीएफ होगा तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आभास संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। अब देखिए 9 नंबर है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए 9 नंबर क्या है, यदि पी तथा क्यू दो आभास संख्या है तो उनका एचसीएफ होगा, तो जैसी आभास संख्या की चर्चा होगा ना एचसीएफ आपसे पूछेगा तो एक आंसर मारेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, तो इसमें भी कितना 1 मार देता है, तो क्या गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 2 लगातार सम संख्या, सम संख्या आपको पता है क्या होता है 2 4 6 8 8, ठीक है ना। सम संख्या आपको पता है, तो 2 को लगातार सम संख्या लेना, तो 2 और 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 2 होगा। जैसे मान लीजिए लिए 6 और 8, तो लगातार लेना है, कुछ भी लीजिए लेकिन लगातार, तो 2 लगातार सम संख्या के एचसीएफ क्या होगा 2 होगा दोस्तों। 2 लगातार सम संख्या के एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। कोई भी 2 को संख्या लीजिए लगातार लेना है, वो भी सम संख्या, तो मान लीजिए 100 लिए तो 100 के बाद क्या हो जाएगा 102 होगा, तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 2 कॉमन है, तो 2 लगातार सम संख्या के एचसीएफ पूछेगा तो आंसर 2 मारेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, अभाज्य संख्या को यौगिक संख्या या रूट संख्या भी कहा जाता है। अब देखिए 13 नंबर, 2 एक सम अभाज्य संख्या है तथा 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। जैसे देखिए अभाज्य संख्या आप लिखते हैं, जैसे इसे लिखते हैं 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 देखिए 2 एक सम अभाज्य संख्या, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आएगा तो सब क्या रहेगा विषम रहेगा, तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे 2 एक सम अभाज्य संख्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या तथा 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। अब देखिए 14 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब देखिए 14 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होती है दोस्तों 2 होती है, तो इसको रटना नहीं है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, तो इसका एचसीएफ पूछेगा तो क्या मारेंगे 2, और एलसीएम क्या होगा दोस्तों 4, इसका गुणनफल पूछेगा तो क्या, गुणनफल मतलब गुना कितना होगा 8 होगा, तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। यहाँ लिखे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 4 होगा। गुणनफल भी पूछेगा तो क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा 8 होगा, तो ये रटना नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकल करके समझना है, ठीक है। 13 नंबर लिखे हैं दोस्तों, दशमलव के बाद यदि संख्या फिक्स हो तो वह परिमेय संख्या होगा तथा संख्या फिक्स ना हो तो वह अपरिमेय संख्या होगा। मेरे कहने का मतलब है जैसे दशमलव से लिखा हुआ इतना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। यही अगर जो ऐसे रहेगा ना 17.5555 गेल है अनंत तक, तो इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जितना भी बार वाला क्वेश्चन होता है ना, जितना भी बार वाला क्वेश्चन सब क्या होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या होता है। बार के मतलब होता है रिपीट, जैसे 1.7 है 7 पर रेखरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.7777 अनंत तक, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद दशमलव फिक्स रहेगा, पॉइंट के बाद दशमलव फिक्स रहेगा तो परिमेय होगा, और पॉइंट के बाद दशमलव फिक्स नहीं रहेगा तो अपरिमेय होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, देखिए यहाँ से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/60 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई के बारे में पूछेगा तो क्या मानेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से देखिए दोस्तों 19 नंबर आप समझाते हैं, क्या करा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना या भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसको समझिए, जैसे एक परिमेय संख्या होना चाहिए दोस्तों एक अपरिमेय, तो जैसे मान लीजिए एक परिमेय 2 ले लिए और एक अपरिमेय क्या ले लिए √2 ले लिए, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे, हमेशा क्या आएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा अपरिमेय। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लेगा 4 + √2 है 1, तो क्या मारेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसे भी पूछ लेगा 2√3 क्या है अपरिमेय संख्या। ऐसे भी पूछ लेगा 3/√5 ये क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करने पर हमेशा अपरिमेय आता है, ठीक है।
तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से। √4 प्लस √4 + 2, तो ये क्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये नहीं कि अंदाजे मार देना है गोली, उससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा। तो ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 है, तो दोनों तो एक परिमेय संख्या हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या बताएं? एगो परिमेय रहेगा, एगो अपरिमेय रहेगा, तो उसको जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। देखिए दोस्तों 20 नंबर, देखिए दोस्तों 20 नंबर नोट्स। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होती है? तो क्या मारेंगे? अनंत। ये अनेक करके भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो अनंत बोलिए अनेक, बात क्या है? बराबर है। अब देखिए यहाँ नोट्स लिखे हैं, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। जैसे कुछ भी, जैसे ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, ऐसे दे दिया ऐसे ऐसे करके। देखिए एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, 2 के पावर 0, 8 के पावर 0। तो कोई भी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका भी मान 1 हुआ, गुने इसका भी मान क्या हुआ? 1 हुआ। 1 गुने क्या होता है? 1 होता है। तो बस बेसिक प्रोसेस ध्यान में रखना है। यहाँ डिजिट उलट पुलट भी कर सकता है। तो कोई भी संख्या के घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये सब क्वेश्चन तो हम बता दिए हैं, नोट्स उतार ले चल जाइए। क्या लिखे हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएं जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, अतः अंतिम भाजक ही उसका एचसीएफ होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल a बराबर bq प्लस r। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी धनात्मक पूर्णांक का मान ज्ञात करना। तो रूल क्या था? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a में b से भाग देने पर भागफल की शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r। यहाँ से देखिए ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा। देखिए क्वेश्चन कैसे दे रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, ऐसे ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। लिखेगा यूक्लिड विभाजन धनात्मक पूर्णांक के लिए कौन सत्य है, तो क्या इसको आंसर मारेगा, ऐसा ऑप्शन करके दिया हुआ रहेगा कुछ भी, ठीक है ना। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा ना दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, नोट्स करके लिख लीजिए। आंसर में मारेंगे HCF। ये नोट्स देकर लिख लीजिए दोस्तों, छूट गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करने की किसकी तकनीक है? क्या मारेंगे? HCF। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है? HCF। तो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, नोट्स देकर लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पूरा जो विस्तार करेंगे तो वीडियो हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार पढ़ के बोलते चल जाएंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वाला है, बस फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिए आप, ठीक है ना। जब सेट बताएंगे तो पूरा डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखें? HCF के पूर्ण रूप, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF के पूर्ण रूप क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना, GCD से कहा जाता है। LCM को लोसो या लघुत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्त भी कहा जाता है। HCF को मोसो या महत्तम समावर्त भी कहा जाता है। LCM किसे कहते हैं? LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, LCM कहलाता है। HCF किसे कहते हैं दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह काट दे। बस याद रखिए दोस्तों, LCM कट जाता है, HCF क्या होता है? काट देता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, तो भाषा के आधार पर LCM की पहचान। जिस प्रकार के प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, एक साथ चलना, बजना, रुकना, मिलना, जलना इत्यादि का चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसका LCM निकालेंगे। ये तो कुछ भी उलट पुलट सकता है। देखिए यहाँ क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं? जिस प्रकार के प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, एक साथ चलना, बजना, रुकना, मिलना, जलना, देखिए मिलना है ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मिलना, तो क्या लिख लेगा दोस्तों? LCM निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डिजिट उल्टा पुल्टा कर सकता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस आपको पास रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ हर टीचर नहीं लिखाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए दोस्तों। अब देखिए भाषा के आधार पर HCF की पहचान। जिस प्रकार के प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक संख्या, समान या बराबर भागों में बांटने की चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पर बताते हैं, एग्जाम्पल 4 है, इसमें देखिए क्या करा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया है और 130 बादाम की बर्फिया है।
वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो देखिए बाबू, एगो है काजू की बर्फी, एगो बादाम की बर्फी है, तो कैसे बर्फी सरिया के रखेंगे कि दोनों बर्फियों की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ देखिए समान भागों में बांटने की चर्चा हो रहा है बर्फी को, तो इसका क्या लिख लेगा दोस्तों, HCF निकलेगा। कैसे समझे, क्योंकि बर्फी है उसको समान भागों में बांटना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा, तो आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एलसीएम जो सभी संख्याओं में हो उसे लिखें तथा जो सभी संख्याओं में ना हो उसे भी लिखें। क्योंकि जैसे देखिए कैसे एगो एग्जाम्पल देखिए जिसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है दोस्तों, यहाँ 30 है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो इसको अलग अलग पहले खंड कीजिए, तो इसका आधा 10 होगा दोस्तों, इसका आधा क्या होगा 5 होगा। अब नहीं लगेगा दोस्तों, 5 से लगा दीजिए 1 हो गया। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 से लगाए दोस्तों 15 लगा, 3 से लगा 5 लगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, 5 से लगेगा दोस्तों 1 होगा। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए जो सभी में कॉमन क्या है, 2 देखिए एगो मिल गया तो 2 लिखा गया, और देखिए और कुछ मिल रहा है, 5 भी मिल गया तो 5 एगो लिखा गया। अब देखिए 3 नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम जो सभी में कॉमन रहता है वो तो लिखते हैं। कॉमन कौन कौन नहीं है, तो एगो 2 बच गया दोस्तों, और एगो इसमें क्या बच गया, 3 बच गया दोस्तों, एगो 5 बच गया। इस सबको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो वही लिखे हैं, एलसीएम जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा ना, जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे, तथा जो सभी संख्या में कॉमन ना हो उसे भी लिखें। तो वही लिखे, एलसीएम जो सभी संख्याओं में हो उसे लिखें तथा जो सभी संख्याओं में ना हो उसे भी लिखें। तो वही इसका कहने का मतलब हुआ। अब देखिए यहाँ क्या लिखें, एचसीएफ जो सभी संख्याओं में हो उसे ही लिखे। तो सभी संख्या मतलब जो संख्या दे रहेगा सभी में मिलना चाहिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है तो 2 हो गया दोस्तों, और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ होता है जो सभी में मिल जाएगा वही क्या होगा एचसीएफ है। अभी फॉर्मूला याद रखिएगा, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। यहाँ देखिए नोट्स, एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। आगे बढ़ता हूँ, देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। संख्या घात के रूप में हो तो अधिकतम घात वाले संख्या एलसीएम तथा कम घात वाला संख्या एचसीएफ होगा। ठीक है ना, जब संख्या के घात घटाव में हो तो अधिकतम घात वाला संख्या एचसीएफ, कम घात वाला संख्या एलसीएम होगा। अब देखिए दोस्तों, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। तो देखिए क्या है, यहाँ नोट्स लिखे हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx होता है। ठीक है ना, घात पूछेगा तो रैखिक बहुपद में 1 मारेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ठीक है ना, घात पूछेगा द्विघात बहुपद में 2 मारेंगे। यही द्विघात अगर समीकरण कह देगा तो बराबर 0 लगा देंगे। कहने मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। तो बराबर 0 दे देंगे तो क्या हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x³ + bx² + cx + d। ठीक है ना, घात पूछेगा त्रिघात का क्या मारेंगे 3 मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका बहुत कम फॉर्मूला होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या, अब देखिए दोस्तों 4 नंबर है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x² - (α + β × x + α × β। अब 5 नंबर देखिए फॉर्मूला, ये VVI क्रीम जो फॉर्मूला का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है -b/c। तो ये कैसे आया -b/c, देखिए जैसे 1/α है, 1 क्या है बीटा है, इसको लहरिया कट गुना कर दीजिए, तो बीटा प्लस अल्फा, अब इंटू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बीटा प्लस अल्फा, बात क्या है बराबर है। तो इतना लिखा गया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो a कट गया c, तो वही लिखे हैं 1/α। देखिए 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो गया -b/c। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। 9 नंबर है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो 2 पार्ट का फॉर्मूला खत्म हो गया दोस्तों। देखिए अब 3 पार्ट का,
तो 3 पार्ट के लिए भी इतना ही फॉर्मूला है। क्रीम चुप कहिए इसको, ठीक है ना, क्रीम चुप के नाम से पॉपुलर है क्योंकि इसी से पूछा जाता है 3 चैप्टर से, ठीक है ना। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2। देखिए क्या क्या होता है, संगत होता है, केवल एक हल होता है, ये इसी को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। अगर आप पूछेगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी क्या बोलते हैं, अविरोधी, अविरोधी, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2 तो क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है, समांतर भी बोला जाता है, विरोधी से बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, संगत होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती या आश्रित भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वो हमको जवाब देना है, ठीक है ना। इसका ग्राफ जैसे खींचेंगे ना, प्रतिच्छेदिक मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे को काट देना, और समांतर के मतलब हुआ पैरेलल, दोनों के एक दूसरे कभी नहीं काटेगा। संपातिक मतलब होता है एक ही रेखा पर, ठीक है। तो यही चीज़ लिखें दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में विवेचक पूछा जाता है, विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC, डी बराबर B² - 4AC। जब डी का मान कहने मतलब 0 रहेगा ना, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं समान होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा नहीं, क्या है, डी बराबर क्या था फॉर्मूला B² - 4AC का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है, इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा का चिन्ह। तो डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, इसी को काल्पनिक मूल भी कहा जाता है। अब देखिए मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√B² - 4AC/2 है, क्या मतलब होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा में लिखेंगे प्लस करके यहाँ बीच में, और बीटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस करके। तो यही फॉर्मूला के विस्तार से यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि एक्स के मतलब क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा में क्या करेंगे यहाँ प्लस करके, और बीटा में क्या करेंगे, माइनस करके। सेम टू सेम लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस तो कम बचा है इसलिए टोटल फार्मूला बोर्ड से ही रिलेटिवली है, एक भी फालतू फार्मूला नहीं है। अब देखिए समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी देखिए, तो पहला क्या है दोस्तों, इसमें सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1, और एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × d। एस एन बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अंतिम पद से n पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, A - n - 1 × d, जहाँ A क्या है, अंतिम पद है। जब भी अंतिम पद से n पद कहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर एक फॉर्मूला और होता है n/2 × a + an। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है ना, और 2 नंबर में भी पूछता है। यदि 3 पद A B C समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर क्या होता है, A + C। देखिए ध्यान से, क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। जैसे कहने मतलब ग्राफ जब खिंचाता है, जैसे इसे खींचते हैं, जैसे ग्राफ का फिगर जो इस कंडीशन में होता है ना दोस्तों, तो क्षैतिज मतलब जो सोया हुआ है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है, तो इसको y अक्ष कहा जाता है, इसको x अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो वही लिखे हैं, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, उदग्र रेखा को y अक्ष कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं तो जिस बिंदु पर क्षैतिज एवं उदग्र रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, जैसे कहने मतलब कटकुट किया तो यहाँ जो है ना पॉइंट x y का मान 0 होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। और कभी कभी पूछ लेगा आपसे मूल बिंदु का नियामक होता है, तो क्या आंसर मारेंगे, 0,0। तो देखिए यहाँ लिख दिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो निर्देशांक बोलिए दोस्तों, ये नियामक बोलिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए 4 नंबर हैं, जिसे पूछ लेगा ना दोस्तों, जैसे इसे दे देगा क्वेश्चन, कहेगा 3,4 इसका भुज है, तो पहला क्या होता है, भुज होता है, दूसरा कोटि। अब देखिए दोस्तों आगे, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। जैसे कह देगा कि बाई अक्ष से दूरी है, तो बाई अक्ष से दूरी कहेगा तो x का मान होगा, x का से दूरी कहेगा तो y का मान होगा, तो वही लिख दिए हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। अब देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ये सब दोस्तों क्रीम चुप फॉर्मूला, एक पूरी फॉर्मूला इग्नोर नहीं कीजिए, कुल फार्मूला को क्या कीजिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। दूरी से तो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है दोस्तों √x² प्लस y²। बस इतना ही फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों एग्जाम के लिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का सूत्र होता है दोस्तों x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m + n, m/2 + n/1/m + n। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको M1 M2 करके, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कभी ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो आप कोई भी फॉर्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको समझना है। जैसे यहाँ देखिए अनुपात हम क्या मानते थे, इसको M मानते थे, इसको N मानते थे। कितना इसको M1 मानता है, इसको M2 मानता है, तो जैसे मानेगा उसे फॉर्मूला बैठा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको M1 M2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 x1/2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, इसका प्रोसेस समझाए हैं, फिर से एक बार आप समझ जाइए। जैसे जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो इसे गोला पार दीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम जानते करते हैं क्या है, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 लिख दिए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना है, तो 1/2 लिख दिए, x बाई माइनस बाई 3 बार लिखना है, x बाई माइनस बाई, फिर x बाई माइनस बाई 3 बार यहाँ तक तो लिख दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 1 2 3 हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट किए ना, अभी यहाँ से करिए 2 3 1 यानी 2 3 1, तो यहाँ से किए दोस्तों। अब यहाँ से करेंगे ऐसा 3 1 2, तो 3 1 2, तो ई फॉर्मूला अब जो यहाँ लिखे मिला लीजिए, एकदम पूरा 100% सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ लिखे हैं जो ए है, टोटल मिल जाएगा सेम टू सेम। अब संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, 1/2 उधर गया तो खत्म नहीं हो गया, ठीक है। तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3 × y1 - y2 = 0। इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। एच बड़ा फॉर्मूला होता है √p² + b², p बराबर होता है √h² - b², p बराबर होता है √h² - b², b बराबर होता है √h² - p²। साइन थीटा बराबर p/h, कोसेक थीटा बराबर h/p, कोस थीटा बराबर, लिख लीजिए टोटल फार्मूला दोस्तों, इतना बोलते बोलते हैरान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल फार्मूला लिख लीजिए। ये भी टोटल उतार लीजिए दोस्तों, फिर उसको हम समझाते हैं थोड़ा कुछ ट्रिक इससे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये सब फॉर्मूला उतार लिए हैं, थोड़ा सा समझिए इसके लिए, ठीक है। अब देखिए आपको लिखा हुआ होगा साइन थीटा बराबर p/h, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारा स्टूडेंट ने कन्फ्यूज हो जाता है फॉर्मूला, और कोसेक थीटा बराबर होता है h/p होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक जहरीला ट्रिक के नाम से जाना जाता है। p पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए इससे क्या आपको सीख मिलेगा, ये मरते दम तक नहीं भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हाल है ना वो कभी भूलिएगा। देखिए ध्यान से, तो पी से होता है पाकिस्तान, बी से होता है क्या, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ई होता है साइन के लिए होता है दोस्तों, ठीक है ना। ई कोस के लिए होता है दोस्तों, ई होता है टेन के लिए। तो तीन को याद है, तीन को मुड़िए बार पलट दीजिए, p/h, तो कोसेक थीटा बराबर h/p, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला का ट्रिक हुआ। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, p/h, कोस थीटा बराबर b/h, और टेन थीटा बराबर p/b, ठीक है दोस्तों। तो ये सब ट्रिक हुआ। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए इसे कैसे फॉर्मूला लिख लेगा, यही कह देगा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा उल्टा क्या होता है 1/ कोसेक थीटा, यही यहाँ से निकालना है कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/ साइन थीटा, 1/ साइन थीटा। इसे फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे निकाले हैं। जैसे लिखा हुआ है देखिए, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए धीरे धीरे बोलता हूँ दोस्तों, मुंह बहुत दर्द करने लगता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/ कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको रटना नहीं, समझना है, ये कैसे जन्म लिया ये भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम ट्रिक जो बताए हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा, ठीक है ना। तो ये पता है साइन के लिए होता है, कोस के लिए, टेन के लिए, तो टेन के लिए होता है ना, तो टेन होता है ना p/b होता है, टेन क्या होता है p/b, और कोस जो होता है ना, और कोट जो होता है ना b/p होता है, ठीक है दोस्तों। ये 1 है तो ये गुना होगा तो pb हो जाएगा, ये भी गुना होगा तो pb हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 1। ये भी कट गया तो 1 हो गया बराबर 1। तो इसको रटना नहीं दोस्तों, समझना है, ठीक है ना। तो टेन थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों,
कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 1/कोस थीटा, क्योंकि गुना में है तो भाग में गया। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला है, देखिए बताए हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। रटना नहीं है, देखिए इससे कितना का जन्म होता है, यही यहाँ से निकालना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया दोस्तों। अब देखिए स्क्वायर छोड़ते हैं दोस्तों तो रूट में जाता है, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है आपको कोस स्क्वायर थीटा के वैल्यू, तो बराबर 1 है, लिख दीजिए। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया दोस्तों। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में होगा दोस्तों। ठीक है, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तक कितना इसको रटता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो रटना है नहीं दोस्तों, बेसिक प्रोसेस समझना है। ठीक है ना, तो इसमें 3 गो फॉर्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, और देखिए आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, और देखिए दोस्तों आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इससे भी 4 गो फॉर्मूला और लिख लेगा, इससे भी 4 गो और लिख लेगा। देखिए इससे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, 1 है, ये माइनस में हो तो उधर के लिए तो प्लस में हो गई, और क्या है, ये स्क्वायर छोड़ गए तो रूट में चल जाते। तो त्रिकोणमिति रटिएगा तो कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसको रटना नहीं, समझना है, क्योंकि देखिए स्क्वायर छूटता है तो रूट में जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में होता है। ठीक है दोस्तों, अब यही से देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, तो बराबर क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कोट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या निकल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यही कहेगा, यही स्क्वायर छूटेगा तो रूट में चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए क्या बताएं दोस्तों आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में होगा दोस्तों। ठीक है ना, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही इसके कह देगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 = टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जिसका मान निकालते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, उसको माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका मान अगर निकालने का तो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताएं दोस्तों, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। साइन बट्टा कोस क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। लेकिन कैसे होता है ये भी देखिए, तो इसका होता है P बट्टा क्या होता है, H होता है। कोस का क्या होता है, B बट्टा, और कोस का क्या होता है, B/H होता है। तो E तो कट गया, H है, तो क्या बच गया, P/B। और P/B पता है आपको क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला रटने की कोशिश नहीं कीजिए, जितना इसको विस्तार से समझिए उतना फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, त्रिकोणमिति रटने वाला चीज़ नहीं हुआ। अब पाई बराबर होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको डरना नहीं है, पाई की जगह पर ना 180 पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो पाई की जगह पर 180 रख दिए, 4 काट दीजिए, को बार में कट जाएगा 45 बार में। तो कहने का मतलब साइन π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री। 45 डिग्री मान होता है 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो इस सब के लिए भी हम ज़बरदस्त ट्रिक बताए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, इसका वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे वृत्त है ना, वृत्त किसे कहते हैं, विभिन्न बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति को वृत्त कहा जाता है। तो इस पर अनेक, इधर से भी स्पर्श किए, कदरों से स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे भी स्पर्श, सॉरी सट के जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वही लिखे हम यहाँ। ठीक है ना, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 नंबर में वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको रटना नहीं, समझना। जैसे ये वृत्त है तो कहो एगो बिंदु लीजिए, तो यहाँ तो एक ही गो स्पर्श रेखा खींचेगा नहीं, तो एक बिंदु से एगो, और यही कह देगा वृत्त के बाह्य बिंदु से। जैसे ये वृत्त हुआ, सर्कल हुआ, ये केंद्र हुआ, मान लीजिए यहाँ से एगो स्पर्श रेखा खींचना है कोई बिंदु वृत्त के बाहर से, तो ऐसे ऐसे, तो बाह्य बिंदु से 2 को खींचाएगा। तो वही लिखे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे बाहर स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ,
तो अंदर से तो स्पर्श रेखा खिंचाएगा नहीं, जब भी टच करेगा तो बाहर से। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखे हैं। वृत्त की त्रिज्या व्यास बट्टा 2 होता है, व्यास को डी लिखते हैं, डायमीटर होता है डी से। ठीक है ना। अर्धवृत्त की परिधि 2, अर्धवृत्त की परिधि होता है दोस्तों पाई आर प्लस 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचते होंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो अर्धवृत्त की परिधि तो पाई आर होना चाहिए, लेकिन प्लस 2r कहाँ से आ गया? तो जैसे देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हुआ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि तो पाई आर हुआ। क्या हुआ? इसको भाग दिए दूसरे, तो आधा हुआ ना पाई आर। अब परिधि क्या कहते हैं दोस्तों? किनारा के जो चारों बल किनारा है इसको परिधि बोला जाता है। तो इधर भी जोड़ दिएंगे, तो ये देखिए यहाँ केंद्र होता है, इसको आर बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो ई आर जुड़ के क्या बन गया? 2r बन गया। इसीलिए वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाता है, दो को त्रिज्या जुड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, VVI दोस्तों बहुत बार पूछता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। कैसे होता है दोस्तों? चतुर्थांश के मतलब नहीं, वृत्त है, इसको 4 टुकड़ा कर दिया गया। ठीक है ना। तो 4 टुकड़ा कर दिया, 4 भाग में हो गया, तो 1/4 इसीलिए लिखा था। वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का विकर्ण √अंडर L² प्लस B स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल L गुने B, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L से लंबाई होता है, B से चौड़ाई होता है, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। क्योंकि ये सब फॉर्मूला पूरा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम से फालतू नहीं लिखे, इसलिए एक भी फॉर्मूला इग्नोर नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत एग्जाम में पछताइएगा। अभी समय कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है ना। जो खोया उसका गम नहीं, जो मिला हुआ किसी से कम नहीं, इसलिए अभी समय है। ठीक है दोस्तों। देखिए घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, घन का आयतन भुजा क्यू, घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बेलन का बक्पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू H प्लस R, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A/4 √4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन का क्षेत्र, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन का क्षेत्रफल, यानी हिरोन का सूत्र इसी को बोला जाता है। क्या होता है फॉर्मूला? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंदर √S² प्लस R स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू L प्लस R, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 गुने L, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 गुने L प्लस पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। बहुलक का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, जहाँ L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बताऊंगा, उस समय डिस्कस करूंगा दोस्तों। पहले फॉर्मूला टोटल आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सेट से सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम सेट से सॉल्यूशन करेंगे जो बिहार बोर्ड जारी किया है। ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखने में हमको 3 दिन का समय लग गया दोस्तों। टोटल फॉर्मूला बहुत सावधानी से लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक भी स्टूडेंट को छूटे ना, इसी को देखते हुए लिखें फॉर्मूला। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने अंतराल का अंतर।
अब एक फॉर्मूला और यहाँ से पूछा जाता है बहुलक बराबर, जिसे माध्यक और माध्य का मान आपको दे रहेगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है दोस्तों घटित घटना की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, जिसे कहने मतलब P बराबर NE बटा NS। असंभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान, इसका मतलब हुआ प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, यहाँ लिख दिए हैं, इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। किसी घटना की प्रायिकता तथा किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है, मतलब यही हुआ, ठीक है ना। किसी घटना की प्रायिकता है P प्लस, किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मतलब P डैश का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो यही P डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। प्लस में से गया तो माइनस में हो गया। जैसे कह देगा एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर 5 आने की क्या प्रायिकता है। तो जैसे एगो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होगा ना। तो 5 आने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बता कुल घटना। तो 5 एक बार नहीं आ रहा, तो एक घटना हुआ और टोटल कितना है 6, इतना से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों प्रायिकता का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों प्रायिकता में सिक्का के बारे में पूछा जाएगा। तो जब भी सिक्का की चर्चा होगा तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें संभव परिणाम की संख्या पूछता है। तो मान लीजिए एक सिक्का को 3 बार फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा। तो जब भी सिक्का की चर्चा होगा तो सबसे पहले 2 लिख दीजिएगा और जितना बार फेंकिएगा उतना पावर कीजिएगा 2 का। तो मान लीजिए एक सिक्का को 3 बार फेंके तो यहाँ 3 पावर किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो संभव परिणाम क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया। ठीक है, तो यही एक सिक्का है, इसको 4 बार फेंकेंगे तो पावर 4 करेंगे, तो 2 के पावर 4 के मतलब क्या हुआ 16, तो संभव परिणाम क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है ना, तो जब भी सिक्का की चर्चा होगा संभव परिणाम पूछेगा तो 2 के पावर कर देना है, उतना आएगा वही आंसर हो जाएगा। यही पासा रहेगा, तो पासा के लिए संभव परिणाम पूछेगा। तो मान लीजिए एक पासा को 2 बार फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा। तो पासा की जब भी चर्चा होगा तो 6 है, सिक्का की जब भी चर्चा होगा तो पासा के लिए क्या होगा दोस्तों 6 के पावर n, और सिक्का के लिए क्या होगा 2 के पावर n, जहाँ n क्या है दोस्तों प्रयोगों की संख्या। मान लीजिए पासा है तो 2 बार इसको फेंकेंगे तो यहाँ पावर 2 करेंगे, तो 6 गुने 6 क्या होगा 36 होगा। कहने मतलब एक पासा के 2 बार फेंकेंगे तो उसका संभव परिणाम कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, उसमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करूंगा जो बिहार बोर्ड जारी किया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मैट्रिक का 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इससे बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर का है ना कि फॉर्मूला से उसको मिल जाएगा, क्योंकि होप टू होप फॉर्मूला ही मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।